Hey everyone, good morning to all and welcome back to my channel। आज है 27th ऑफ मई और 27 मई के हम सभी करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एक बीमारी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पता है काला अजहर बीमारी क्यों होती है, मतलब ये किस चीज के कारण होती है, वायरस है, बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है, जो भी आपका आंसर है आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आज हम काला अजहर बीमारी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमें बात करनी बहुत सारी शॉर्ट न्यूज पे, काफी सारे पर्सन न्यूज में है जिनके बारे में ज्यादा पढ़ना तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जानना जरूरी है। आज हम भूपेंद्र हजारिका के बारे में भी बात करने वाले हैं और भी काफी कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, जैसे कि नीति आयोग की रिसेंटली गवर्नर्स की मीटिंग्स हुई थी, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। हमारे करेंट अफेयर्स आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सारे जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इन सारे बच्चों के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ आपको पूरे 10 क्लासेस एप्लीकेशन पे एंड टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा वो सभी बच्चे जो परेशान है करेंट अफेयर्स के लिए, तो करेंट अफेयर्स की मैगजीन और आपका बंडल कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको एवरी मंथ करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मिलती हैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे अलग अलग टेस्ट सीरीज एंड लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में। याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया है कि पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन खेलो इंडिया बीच गेम्स का कहां पर हो रहा था? दमन एंड दीव में हो रहा था, राइट। दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। और यहाँ पर मेडल टेरी पे टॉप पर कौन है? मणिपुर। मणिपुर को टोटल 14 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला एडिशन खेलो इंडिया बीच गेम कहां पर हुआ? आंसर हो जाएगा दादर नागर हवेली में। मेडल टैली में किसने टॉप किया? तो मणिपुर ने मेडल टैली पे टॉप किया है। ठीक है, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी खेलो इंडिया बीच गेम्स की, वो आईएनएस खुकरी में हुई थी। आईएनएस खुकरी मेमोरियल दीव में आपकी क्लोजिंग सेरेमनी देखने को मिली। तो टॉप स्टेट है मणिपुर, मणिपुर के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद नागालैंड आपको देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं मैस्कॉट के बारे में। तो मैस्कॉट था पर्ल। पर्ल एक डॉल्फिन है, ठीक है, जो कि नगोया बीच में पाई जाती है। यहाँ पर 6 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट और 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट हुए थे। डेमोन्स्ट्रेटिव स्पोर्ट्स वो होते हैं जिनके लिए कोई मेडल नहीं दिया जाता, केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स थे, एक है मलखंब और दूसरा है टग ऑफ वॉर। क्लियर। नेक्स्ट, इंडिया ओवरटेक जापान टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा कौन कहता है? नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, यहाँ पर देखिए वीवीआर सुब्रमण्यम जी ने कहा है कि इंडिया ने ओवरटेक किया है जापान को और वर्ल्ड की 4th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी कितनी है? तो आप देखेंगे 4.187 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 4.187 ट्रिलियन डॉलर, ये इंडियन इकोनॉमी का साइज, इंडियन जीडीपी का साइज आपको देखने को मिलेगा। और हमने जापान को ओवरटेक कर लिया है एंड 2028 तक हम जर्मनी को भी ओवरटेक करके वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो अभी भारत वर्ल्ड की 4th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, ऐसा हमें नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया है। और 2028 तक इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी और ये जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, अप्रैल 2025 की बात है, जब वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तब आईएमएफ की रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट किसकी है? आईएमएफ की रिपोर्ट है। तो आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2025 में इंडिया जापान को ओवरटेक कर लेगी और 2028 में इंडिया जर्मनी को ओवरटेक करके वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और वही हो रहा है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद जर्मनी देखने को मिलेगा और जर्मनी के बाद इंडिया है। इंडिया आपको 4th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी देखने को मिल जाएगी। आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ भी फॉरकास्ट की है 6.2 फॉर FY26 और 6.3 फॉर FY27। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट बात करेंगे, ये है अंकिता। ठीक है, ये अंकिता है और एक एआई एंकर है जो कि असमी लैंग्वेज में एंकरिंग करने का काम करेंगी और आसाम राज्य ने इनको लॉन्च किया है। सो आसाम इंट्रोड्यूस अंकिता, इंडियाज फर्स्ट एआई न्यूज एंकर इन रीजनल लैंग्वेज। तो जो रीजनल लैंग्वेज में एआई एंकरिंग करेगी, बेसिकली चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने इनको लॉन्च किया है। और जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, तो कैबिनेट की मीटिंग के जो भी हाइलाइट्स होते हैं उनको असमी लैंग्वेज में ये फॉरकास्ट करने का काम करेंगी अंकिता। ठीक है, इसके अलावा डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके भी भूपेंद्र हजारिका के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। 9 जून को स्पेशल सेशन बुलाया गया है जहां पर यह फैसला लिया जाएगा। तो हमें याद रखना है, भारत की पहली एआई न्यूज एंकर जो कि रीजनल लैंग्वेज या फिर असमी लैंग्वेज में न्यूज एंकरिंग करती हैं, उनका नाम क्या है? अंकिता आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं अबाउट द भूपेंद्र हजारिका जी, जो कि आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, जिन्हें बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। एक जाने माने म्यूजिशियन रहे हैं जिन्हें कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले, जैसे कि 2019 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण 2012 में, पद्म श्री 1977, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1992, पद्म भूषण 2001 एंड संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2008 में इन्हें मिले हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों पद्म अवार्ड, मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री भी मिल चुका है। हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न भी इन्हें 2019 में मिल चुका है। तो ये भूपेंद्र हजारिका जी के जो अवार्ड्स है वो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और वापस से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा 1 सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा अवार्ड्स को आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे 10th नंबर की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी नीति आयोग की। नीति आयोग की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो कि डिसीजन बनाने का काम करती है, वो गवर्निंग काउंसिल होती है। और 10वें नंबर की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की नई दिल्ली में हुई थी। इसे चेयर करने का काम कौन कर रहे थे? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। गवर्निंग बॉडी जो होती है, गवर्निंग काउंसिल जो होती है, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है नीति आयोग की और एनुअली इनकी मीटिंग होती है। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, केवल और केवल वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर थे वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। ये 10वें नंबर की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी जिसकी थीम क्या थी? विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नौ बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार बना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आपको देखने को मिलेगा। नीति आयोग एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एक थिंक टैंक बॉडी है। ठीक है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिसो प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीवीआर सुब्रमण्यम देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, हमारे देश को एक और लोकोमोटिव प्लांट मिल रहा है जहां पर हम अपने देश के इंजन्स को तैयार करेंगे और हमारा पर्पस है हम अपने देश में इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करें, लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग करें और उनको एक्सपोर्ट करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली दाहोद लोकोमोटिव प्लांट नेशन को डेडिकेट किया है। ये हमारे देश का पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट है इंडियन रेलवे का। कहां पर? दाहोद, गुजरात में। ठीक है, रिसेंटली 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण किए हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 में शपथ ग्रहण किया था और 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी ओकेशन पे हमारे देश का पहला 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट इनॉग्रेट किया है दाहोद, गुजरात में। ठीक है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट इंडियन रेलवे का पहला 9000 हॉर्स पावर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसका फाउंडेशन स्टोन 2022 में रखा गया था और फाइनली यहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 21 करोड़ रुपीस है और ये 120 इलेक्ट्रिकल इंजन्स पर ईयर प्रोड्यूस करेगा और हमारा टारगेट है कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 150 इलेक्ट्रिक इंजन पर ईयर हमें करना है। ठीक है,
ये लोकोमोटिव जो है, मतलब ये जो लोकोमोटिव या इंजन्स तैयार किए जाएंगे, ये हमारी जो मालगाड़ियां होती हैं, जो फ्रिगेट ट्रेन्स होती हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाएगा और हमारा टारगेट है इन्हें एक्सपोर्ट करने का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, आप लोग ने सुना होगा विंग्स इंडिया के बारे में। इस विंग्स इंडिया में क्या होता है, हमारे देश में हमारे सिविल एविएशन में जितने भी हमने अचीवमेंट्स किए हैं या हमारे जो अपकमिंग टारगेट्स हैं, हमारी ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। अलग अलग इन्वेस्टर्स आते हैं जिससे हम अपने देश के सिविल एविएशन के सेक्टर को और भी ज्यादा बूस्ट कर सके। सो विंग्स इंडिया 2026 को शेड्यूल किया गया है हैदराबाद में 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 में। कहां पर? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिक्की के द्वारा किया जाएगा बेगमपेट एयरपोर्ट में। ठीक है, टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म दैट प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर। तो आपको याद रखना है कि विंग्स इंडिया 2026 कहां पर होगा? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है टूर राइज। ये जो टूर राइज प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया है सऊदी अरेबिया ने। नाम से समझ में आ रहा है, टूरिज्म को राइज करना, टूरिज्म को प्रमोट करना, क्योंकि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी का 1% आपको यहाँ की टूरिज्म देखने को मिलती है। तो सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है टूर राइज प्लेटफॉर्म टू फॉर्ज ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड शेप फ्यूचर टूरिज्म। ठीक है, यहाँ पे चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया का जो टूरिज्म है वो इंक्रीज हो, और इसके लिए दुनिया भर के जो भी लीडर्स हैं, इन्वेस्टर, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशंस को भी टूरिज्म के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो भी पैसेंजर्स आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, उनको एक बहुत ही शानदार सा एक्सपीरियंस मिल सके। टूर राइज एम टू अनलॉक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, एड्रेस चैलेंज फेसिंग द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड शेप फ्यूचर ट्रेवल पॉलिसी। क्योंकि 2024 में सऊदी अरेबिया ने अपना एक पॉलिसी, अपना एक गोल डिसाइड किया था कि हमें 2030 तक 100 मिलियन पैसेंजर्स या 100 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। पहला जो टूर राइज समिट होगा वो रियाद में होगा 11 से लेकर 13 नवंबर के बीच में 2025 में। चलिए, अब यहाँ पे टाइम्स ने वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों की लिस्ट पब्लिश की है। मतलब दुनिया के जो सबसे जाने माने 100 परोपकारी व्यक्ति हैं, जो सबसे ज्यादा फिलैंथ्रोपी वर्क करते हैं, सबसे ज्यादा डोनेशन करते हैं, उनकी लिस्ट पब्लिश की है, जिसमें वर्ल्ड के 10 फिलैंथ्रोपिस्ट आपको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलैंथ्रोपिस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 4 इंडियंस नेम देखने को मिलेंगे। 4 इंडियन नाम कौन से हैं? तो नीता अंबानी और मुकेश अंबानी का नाम है। ठीक है, फिर है विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी, और जीरोधा के को फाउंडर जिनका नाम है निखिल कामत। ये 4 लोग आपको देखने को मिल जाएंगे टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में। बस हमको इंडियन नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट के बारे में। बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इन 2025 कौन सा बन चुका है? आंसर हो जाएगा अटलांटा एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। इसने 104 मिलियन या फिर 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करने का काम किया है। और ये आज से नहीं, ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट 1988 से आपको देखने को मिलेगा अटलांटा एयरपोर्ट। ठीक है, सो हार्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा लोकेटेड है अटलांटा अमेरिका में, और ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 2025 में। इसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर आपको दुबई के बाद देखने को मिल जाता है डलास, ठीक है, जो कि अमेरिका में है। फिर टोक्यो है। 9वें नंबर पे, 9th पोजीशन पे इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो एक ही एंट्री भारत की तरफ से है, 9th नंबर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था कि 78 नंबर की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हो रही है जेनेवा में। WHO की ये एनुअल मीटिंग होती है जो जेनेवा में हो रही है। अब यहाँ पे 6 अफ्रीकन कंट्रीज है जिन्होंने MOU साइन किया है और डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे काला अजहर बीमारी को। वो 6 अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी हैं? चाड, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, साउथ सुडान और सुडान आपको देखने को मिलेंगी। इन 6 कंट्रियों ने
इन 6 कंट्रीज ने जेनेवा में एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के 70% जो काला अजहर के केसेस हैं वो आपको इन्हीं देशों में देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। स्पेशली 15 साल से कम उम्र की जो पॉपुलेशन है उसको ये बीमारी इफेक्ट करती है। इस एलिमिनेशन के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसको सपोर्ट कर रहा है WHO, अफ्रीकन यूनियन एंड ड्रग्स फॉर निग्लेक्टेड डिसीज इनिशिएटिव के द्वारा। काला अजहर बीमारी जो है वो लिस्मेनिया पैरासाइट के कारण होती है और इसको कैरी करने का काम सैंड फ्लाई करता है। कैरी कौन करता है? सैंड फ्लाई इस बीमारी को कैरी करता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिटेन 8.25% इंटरेस्ट रेट ऑन EPF फॉर FY 24-25। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है EPF के लिए, मतलब जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए इंटरेस्ट रेट है, वो 8.25% डिसाइड किया है FY 25 के लिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूवल किया था और फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने फाइनली अप्रूव किया है और EPF का इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है 8.25। EPF का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, जो कि एक मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स होती है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए हमारे देश में। इसको मेंटेन करने का काम EPFO करता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैनेज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही 12% अपनी बेसिक सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस फंड में। क्लियर है? नेक्स्ट है अगले पर्सन जो इंपॉर्टेंट नाम है, आप सभी को पता है कि 78th कांस फिल्म फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो कांस फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस ऑनर होता है वो होता है पाल्म डियोर अवार्ड। तो यहाँ पे 78 नंबर का जो कांस फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसमें पाल्म डियोर अवार्ड किसे दिया जा रहा है? ईरान के एक फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है जफर पनाही। ठीक है, जफर पनाही, इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। जफर पनाही has won the top honor at the 78 Cannes Film Festival, जिसका नाम क्या हो जाएगा? पाल्म डियोर अवार्ड। इनकी पिक्चर जिसका नाम है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ये कौन है? ये है तमन्ना भाटिया। आप लोग ने मैसूर सैंडल सोप के बारे में सुना होगा। बेसिकली जिस ब्रांड के अंदर इस सोप को बनाया जाता है वो है KSDL, मतलब कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड। इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तमन्ना भाटिया को बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 सालों के लिए। नेक्स्ट है, ये है राम मोहन जी। इन्हें नेक्स्ट डायरेक्टर बनाया गया है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का। हमारे देश के सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को प्रमोट करना, एक्वाकल्चर सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करना, उसका स्टोरेज और रेगुलेशन करना, क्वालिटी कंट्रोल चेक करना और मरीन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है और इसी के नए डायरेक्टर बने हैं राम मोहन जी। ठीक है, MPEDA का फॉर्मेशन 1972 में हुआ था, कोच्चि केरला में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसे हैंडल करती है। ये कौन है? इंग्लैंड के आपको बैट्समैन देखने को मिलेंगे जिनका नाम है जोई रूट और ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 13,000 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में अगेंस्ट जाम्बिया। सो इंग्लैंड सेलिब्रेटेड बैट्समैन जोई रूट मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द क्विकेस्ट और फास्टेस्ट प्लेयर जिन्होंने 13,000 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में और इन्होंने साउथ अफ्रीका के प्लेयर जिनका नाम है जैक्स कैलीज, इनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। इन्होंने 153 मैचेस में 13,000 टेस्ट क्रिकेट के रन बनाने का काम किया है जोई रूट। अभी कुछ और बातें हैं लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे। क्विक पे के बारे में आपने सुना होगा। क्विक पे की एक सब्सिडरी है, एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्विक टच टेक्नोलॉजी। इसे रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है, अप्रूवल दिया है टू वर्क एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ये बुक रिसेंटली लॉन्च हुई है और इस बुक के ऑथर आपको मिल जाएंगे श्रीनाथ राघवन। तो श्रीनाथ राघवन की बुक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं रोमानिया के बारे में। रोमानिया आपको यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है।
यू कैन सी द लोकेशन ऑफ रोमानिया। हालांकि ब्लैक सी के साथ 6 देश बॉर्डर शेयर करते हैं। रोमानिया के अलावा आप देखेंगे रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की और बुल्गारिया भी हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि कौन कौन से देश है जो कि ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो रोमानिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है निकोसोर डैन। निकोसोर डैन रोमानिया के नए प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मर इंग्लैंड सिलेक्टर एड स्मिथ। ये है एड स्मिथ जिन्हें एमसीसी का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। एमसीसी का मतलब होता है मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? एड स्मिथ। और इनका जो टेन्योर होगा वो 12 महीनों के लिए होगा, मतलब 1 साल के लिए होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। हम बात कर रहे हैं कुश मैनी के बारे में। ये है कुश मैनी और ये पहले इंडियन रेसर हैं। ये पहले इंडियन है जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस को जीता है मोनाको में। ठीक है, कुश मैनी पहले इंडियन है जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस को जीता है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। कुश मैनी कौन है? एक रेसर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? ये कौन है? मिस्टर बीस्ट। इनका एक यूट्यूब चैनल है, मतलब एक यूट्यूबर है। ठीक है, और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बन चुके हैं जो केवल 27 ईयर्स के हैं। तो वर्ल्ड के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर कौन है? मिस्टर बीस्ट है, जो कि लॉस एंजलिस से है। इनका एक्चुअल नेम क्या है? जिमी डोनाल्डसन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑनलाइन यूट्यूबर है बेसिकली, मिस्टर बीस्ट। और ये यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, $1 बिलियन इनकी नेट वर्थ है। फर्दर एमसीक्यू देखेंगे, लेकिन उसके पहले लास्ट क्लास में मतलब 26 ऑफ मई में हमने क्या क्या सीखा था, क्या क्या पढ़ा था, वो करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अगर करंट अफेयर से संबंधित कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आई या करंट अफेयर समझ में नहीं आया, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्जीरिया, इसने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। ऐसा करने वाली 9th नंबर की कंट्री बन चुकी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 9th नंबर का मेंबर कौन है? अल्जीरिया है। LIC एंटर हुई है गिनीज बुक में फॉर सेलिंग मोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इन्होंने 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल किया है। यूके ने रिटर्न कर दिया है चागोस आइलैंड मॉरिशियस को, लेकिन 99 ईयर्स की लीज पर लिया है डियोगो गार्सिया मिलिट्री बेस को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिलोंग सिल्चर हाई स्पीड कॉरिडोर को अप्रूव कर दिया है, जो कि 22,000 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ तैयार की जा रही है। इसमें हम वेस्ट बंगाल या कोलकाता के पोर्ट को सितवे पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और बाईपास करेंगे बांग्लादेश को। ठीक है, नेक्स्ट है नागशंकर टेम्पल, जो कि आसाम में है और ये मॉडल टेम्पल बन चुका है टर्टल कंजर्वेशन के लिए विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में। दिल्ली गवर्नमेंट ने पर्यावरण संरक्षण इनिशिएटिव की शुरुआत की है विद टेरी, जिसके अंदर 80 यूथ को ट्रेन किया जाएगा। कोंकण रेलवे का मर्ज हुआ है इंडियन रेलवे में, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़ीरो FIR की शुरुआत की है टू टैकल साइबर क्राइम इफिशिएंटली। आरबीआई ने रिसेंटली एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई है, मतलब एक 6 मेंबर का ग्रुप बनाया है टू एस्टेब्लिश पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड टू ओवरसीज पेमेंट सिस्टम्स। स्पीति वैली को इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व मिला है, जिसका नाम है सेरेप चू कंजर्वेशन रिजर्व, जहां पर आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इलिनोइस टेक, जो कि शिकागो की एक यूनिवर्सिटी है। इसका पहला कैंपस भारत में, या पहली US यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस भारत में ओपन किया जा रहा है। 2026 तक एकेडमिक ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे मुंबई में। Who has been appointed as the brand ambassador of Karnataka Soaps and Detergent Limited? आंसर क्या हो जाएगा? तमन्ना भाटिया। अभी हमने करंट अफेयर्स में देखा है। द वेन्यू ऑफ विंग्स इंडिया 2026 कौन सा वेन्यू है? बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद का, ऑप्शन नंबर सी। विच कंट्री हैज लॉन्च टूर राइज प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है? सऊदी अरेबिया ने की है। जाफर पनाही, इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सा अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा पाम दियोर अवार्ड जीता है। किस कंट्री से है? तो ईरान के फिल्म मेकर आपको देखने को मिल जाएंगे। Under E0 FIR system, what is the maximum amount required? Cyber financial fraud automatically converted into the zero FIR. तो यहाँ पे मिनिमम 10 लाख रुपीस के फ्रॉड के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे।
आपसे पूछा जा रहा है जो मणिपुर का स्टेट फ्लावर है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर का स्टेट फ्लावर कौन सा है। आंसर हो जाएगा सुरुई लिली। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आपको सही आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।